Good morning, friends. Today we will continue with the terminology, the basic words of accounting. Next is receipt. So what is receipt? तो बिजनेस के अंदर रोज बरोज के ट्रांजैक्शंस के बाद परिणाम स्वरूप जो हमें मिलता है उसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ चीज़ बेचने का या खरीदने का बिजनेस करते हैं तो बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसे रिसिप्ट्स कहते हैं। अगर हम कुछ कमीशन का कारोबार करते हैं तो जो कमीशन मिलता है उसे रिसिप्ट्स कहते हैं। शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका जो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है उसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं। हमारी कोई प्रॉपर्टी हमने भाड़े पे लगाई हुई है, रेंट पे लगाई हुई है, तो उसका जो रेंट मिलता है उसे हम रिसिप्ट्स बोलते हैं। ये जो रिसिप्ट्स है उसके टू सब टाइप्स है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज कैपिटल। रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर हर रोज बरोज की जाने वाली कामगिरी के हिसाब से मिलता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, रेंट है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? तो जो कभी कभार ही मिलती है, जो तय नहीं होता, जो रेगुलर नहीं होती, उसे कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, 6 महीने बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसका अच्छा प्राइस मिलता है तो हम उसे बेच देंगे। तो उसमें जो कैपिटल मिला, जो उसकी टोटल प्राइस मिली, उसमें हमें प्रॉफिट जो होगा उसको हम कैपिटल गेन या कैपिटल रिसिप्ट्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें रोज बरोज नहीं मिलती। हाँ, अगर किसी का कारोबार ही जमीन या मकान या दुकान ले और बेचना है तो उसके लिए ये जो रिसिप्ट होगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। मतलब ये जो रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस है वो बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होगा। हमारा कारोबार अगर फर्नीचर का है तो टेबल, कुर्सी, कपबोर्ड, ये सारी चीज़ें हम खरीदते और बेचते हैं, तो उसमें जो हमें मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा कारोबार खिलौने का है और दुकान में हमने कोई काउंटर या कपबोर्ड रखा हुआ है, शोकेस रखा हुआ है, उसको हम बेचेंगे और प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस होगा, तो वो कैपिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कारोबार खिलौने का है, फर्नीचर का नहीं। तो कारोबार के हिसाब से, बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से उसमें डिफ्रेंशिएट होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस हो, अल्टीमेटली उसका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये जो सारी रिसिप्ट्स ऊपर हमने लिखी है उसमें से बिजनेस के लिए करने पड़ते खर्चे माइनस करके जो बचेगा उसे प्रॉफिट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, हम गेहूं का कारोबार करते हैं, गेहूं खरीदते और बेचते हैं, तो हमने 1 लाख रुपए के गेहूं बेचे हैं तो पूरा 1 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, वो रिसिप्ट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसमें से हमने गेहूं परचेस करने के लिए जो पैसे चुकाए होंगे, सपोज हमने 80,000 चुकाए, तो वो 80,000 रुपये हमने उसको चुका दिए, तो बचे कितने? 1 लाख में से 80,000 गए तो 20,000 बचे। तो उस 20,000 को हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। या तो आगे सोचे अगर, तो उस 20,000 में से 1,000 रुपये आने जाने वाले की मजदूरी हमने चुकाई है, 1,000 रुपया माल उठाने वालों की, उतारने वालों की मजदूरी चुकाई है, भाड़ा चुकाया है। तो ये 2,000 बाद करके, माइनस करके जो 18,000 हमारे पास बचेंगे उसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो रिसिप्ट और प्रॉफिट दोनों डिफरेंट है। रिसिप्ट मतलब कुल जितना मिला वो, और प्रॉफिट मतलब जो मिला उसमें से जो खर्चे लगे वो माइनस करके। लॉस, प्रॉफिट का उल्टा लॉस। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमने जिस दाम में खरीदी उसे कम दाम में बेचनी पड़ जाए। मार्केट
ऑपोजिट में चल रहा है, कुछ तेज़ी या मंदी हो गई, तो ऐसी चीज़ों के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों के जितने दाम हमने चुकाए हैं उतने भी ना मिले, उससे कम मिले, तो उसको हम लॉस बोलेंगे। सपोज अगर हमने 1 लाख रुपए के गेहूं खरीदे हैं और बाजार में मार्केट में रेट कम हो गए और वो हमें 90,000 में बेचने पड़ गए, तो जो 10,000 का घाटा होगा उसे हम बोलेंगे लॉस, नुकसान। और उस 10,000 के ऊपर ये जो लाने आने जाने की मजदूरी, चढ़ाने उतारने की मजदूरी 2,000 हमने चुकाई, मतलब हमारा घाटा हो गया 10 + 2 12,000, तो 12,000 रुपये हमारी लॉस हो गई। तो रिसिप्ट्स मतलब जो भी जितना भी मिला वो, प्रॉफिट मतलब जो भी मिला उसमें से खर्चे बाद करके जो बचा वो, लॉस मतलब जितने में खरीदा या जितना मिला उसमें से जो चुका कर बाद में अगर हमारे पास माइनस में बैलेंस बची, मतलब जितना आया उससे ज्यादा गया, तो उसको बोलेंगे लॉस। उसके बाद आता है परचेज एंड सेल्स। व्हाट इज परचेज? तो आप बोलेंगे कि परचेज में नया क्या है, जो भी खरीदा उसे हम परचेज बोल देंगे। लेकिन अकाउंट्स के अंदर हम जिस चीज का कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसी चीज को खरीदने पर परचेस बोलेंगे। बाकी चीजों की खरीदी को भी परचेस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परचेस पर स्पेशल एक नोट होता है कि जो परचेस का अकाउंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम गेहूं का या बाजरे का या ऐसी खाने पीने की चीजों का कारोबार करते हैं जिसे हम किराना बोलते हैं। तो किसी भी चीज की हमने खरीदी की है तो वो परचेस के अंदर नोट होगा। लेकिन हमने एक काउंटर खरीदा दुकान में रखने के लिए, कुर्सी खरीदी हमारे बैठने के लिए, तो उसे हम परचेज नहीं बोल सकते, वो हमारी मिल्कत हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिल्कत वही है जो धंधा चलाने के लिए, बिजनेस के हेल्प में कोई चीज जो अगर काम में आती है तो उसे एसेट, मिल्कत बोलते हैं। ये मिल्कत के अलग अलग प्रकार हैं, सब टाइप से, जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। तो परचेज यानी जिस चीज का बिजनेस होता है उसी चीज को लगते हुए ट्रांजैक्शंस। मतलब अगर कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा खरीदता है, बेचता है, तो वो कपड़ा परचेज में नोट होगा। लेकिन अगर किराना वाला है, उसने दीवार पे, खिड़की पे कपड़ा पर्दे के रूप में लगाया है, वो अगर पर्दा खरीदेगा तो वो उसका परचेज नहीं होगा, वो उसकी मिल्कत हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। फर्नीचर का व्यापारी है, उसके लिए टेबल, कुर्सी, कपबोर्ड, लकड़ी, ये सारी चीज़ें लेना उसके लिए परचेज में नोट होगा। लेकिन अगर कपड़े का व्यापारी अपनी दुकान में रखने के लिए शोकेस खरीदता है, टेबल कुर्सी खरीदता है, तो वो उसकी परचेज में नोट नहीं होगी, वो उसकी एसेट हो जाएगी। चीज़ एक ही होगी, टेबल या कुर्सी, लेकिन अगर फर्नीचर का व्यापारी है तो उसके लिए परचेज में नोट होगा, कपड़े का व्यापारी है तो उसके लिए परचेज में नोट नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंस क्या है कि जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं उसी चीज़ को हमारे लिए परचेज बोला जाएगा, वरना हम उसे एसेट में क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर का व्यापारी है, वो अपनी दुकान में एसी लगवाता है, तो वो एसी उसकी एसेट हो जाएगी, मिल्कत हो जाएगी, क्योंकि वो एसी का कारोबार नहीं करता। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला अगर एसी परचेस करता है तो वो उसकी परचेस में नोट होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका कारोबार करता है, एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह। तो इस हिसाब से परचेस कोई फिक्स वस्तु या चीज़ नहीं है, जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं उस चीज़ के खरीद करने को हम परचेस बोलेंगे। ठीक है? तो सेल्स से उसका उल्टा है, जो नियम परचेस में लागू होते हैं वही नियम सेल्स में भी लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि परचेज अगर हम किसी के पास से लेते हैं तो उसको बोलते हैं, तो सेल्स हम किसी को कुछ देते हैं तो उसको बोलते हैं, बदले में रुपये का आदान प्रदान होता है, बार्टर। तो परचेज और सेल एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द है। परचेज में हमारे पास माल आता है, सेल्स में हमारे पास से माल जाता है। ये जो माल शब्द में बोल रहा हूँ उसके लिए भी पर्टिकुलर वर्ड इसमें यूज होता है, गुड्स जिसे हम बोलते हैं। तो जिस चीज़ की हम खरीदी करते हैं या बेचते हैं, मतलब जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं, उसी चीज़ को हम
धंधे के लिए गुड्स बोल सकते हैं, बिजनेस के लिए, बाकी चीज़ों को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किराना का व्यापारी है तो उसके लिए गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको वो गुड्स बोल सकता है, बाकी चीज़ों को नहीं। फर्नीचर का व्यापारी है, वो टेबल को, कुर्सी को, कपड़ को, लकड़ी को, इन सारी चीज़ों को गुड्स बोल सकता है। कपड़े का व्यापारी है, वो अलग अलग तरह के जो कपड़े होते हैं उसको गुड्स बोल सकता है। मतलब जिस चीज़ का हम कारोबार कर रहे हैं उसी चीज़ को गुड्स बोला जाएगा। नेक्स्ट इज स्टॉक, और वी कैन से गुड्स स्टॉक। So what is stocks? At the end of the year, what is remains on our hand, it is called stock. For example, अगर हम कपड़े का धंधा करते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो जब ईयर एंड होता है, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, याद रखिए हमारा जो ईयर होगा अकाउंट्स के अंदर वो फिलहाल 31 मार्च है। 31 मार्च को हर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, 1/4 से नया साल शुरू होता है। तो 31 मार्च को हमारे पास कितना स्टॉक गुड्स का पड़ा हुआ है वो यहाँ पर नोट होगा स्टॉक में। मतलब हमने 5 लाख का माल पूरे साल में लिया है, उसके ऊपर 10% प्रॉफिट चढ़ा के 4 लाख का माल बेचा है, तो 1 लाख का जो माल हमारे पास बचा है उसे हम गुड्स स्टॉक या सिर्फ स्टॉक बोल सकते हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द ईयर whatever goods is on our hand it is called stock or goods stock. Next is debtors, DEBTORS। डेबिटर्स लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है डेटर्स। हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो कई व्यापारी ऐसे होते हैं जिसके साथ हम रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हैं, माल लेते भी हैं, देते भी हैं, और उसमें ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, मतलब उधार बेचना या खरीदना। तो जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी हमारी पेमेंट टर्म्स होती है उसके हिसाब से हमको पेमेंट देते हैं। ईयर एंड मतलब 31 मार्च को ऐसे जितने भी लोग होंगे, ऐसे जितने भी टोटल अमाउंट होगी जो हमें हमारे व्यापारियों से लेनी होती है, मतलब हम उनसे मांगते हैं, तो उसको बोलेंगे डेटर्स। यानी डेटर्स मतलब जिसको उधार माल बेचा वो, लेकिन सिर्फ उधार माल बेचा नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो पैसे लेने बाकी होंगे, उसी को हम डेटर्स बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी को हमने ऐसे ही दोस्ती के नाते, रिश्तेदारी के नाते पैसे दे दिए, 50,000, लाख रुपए, 20,000 किसी को दे दिए, तो वो भी हमें उससे लेने ही है, इससे भी पैसे लेने हैं, उससे भी पैसे लेने हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको हमने माल उधार में बेचा है और उसको सिर्फ रिश्ते के नाते पैसे ऐसे ही दिए। तो ये दोनों में अंतर क्या है? इसको बोलेंगे हम डेटर्स, उसको बोलेंगे लोन, एसेट्स। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो डेटर्स मतलब जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो, और क्रेडिटर्स है उसका उल्टा, जिसके पास से हम उधार माल खरीदते हैं। मतलब पूरा साल हम माल खरीदते रहते हैं, कभी उधार में, कभी कैश में, तो पेमेंट की जो टर्म्स होती है उसमें भी डिफरेंट होती है, 1 महीना, 15 दिन, 1.5 महीना अलग अलग होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर whatever amount is remaining to pay it is called creditors। ईयर एंड में हमें जो भी अमाउंट चुकाना बाकी होता है 31 मार्च को, उसी को बोलेंगे क्रेडिटर्स। ओके, तो ये जो सारे वर्ड्स है अकाउंट्स के आपके बुक में है। बुक्स में तो वैसे बहुत ज़्यादा है, कुछ को उन्होंने ज़्यादा इलेबोरेट किया है, तो जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको हम स्किप कर देंगे। जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग करते वक्त, सम्स करते वक्त वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम ज़रूरी है। तो आप टेक्स्ट बुक अगर आपने नहीं ली है तो ले लीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ
उसको अच्छे से समझिए, सुनिए, और जब जब आप सुनते हैं तब उसको दिमाग में रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद टेक्स्ट बुक में से ये सारी चीज़ें रीड करिए अपने आप। जब भी आपको वक्त मिलता है, अगर वक्त नहीं मिलता है तो निकालिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे स्पेशल इसके लिए आप टाइम टेबल बना लीजिए। आपको हर रोज़ 1 वीडियो 2 वीडियो मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बुक्स में से रिवाइज करनी है, और रिवाइज करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।